नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल 1 का कलाम जो नई टेस्ट सीरीज है 2.0 उसका जो फाइनल टेस्ट 4 है उसकी लेवल 1 की टीचिंग मेथड प्लस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होना चाहिए आपका जो है एग्जाम में। तो पूरा जो सब्जेक्ट प्लस टीचिंग मेथड है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन आया था कि 0 पॉइंट ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जो है ये वापस रिपीट हो रहे हैं और ये बराबर है आपके 1/7 के। तो ए बी सी डी ई एफ जो है वो असमान अंक है, तो ए बी सी डी ई एफ जो है उनका योग ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट एकदम इजी बात है, 1 का है उसमें भाग दो 7 का जाएगा नहीं तो 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो और यहां 0 लगा दो। 7 में जाए 10 में जाएगा एक बार, 7 एकम 7 बच गए 3, 3 में जाता नहीं है तो पॉइंट के कारण अपन 1 0 उतारने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो उतार लिया 0। 30 में जाएगा 4 बार यानी कि 28 बच गए 2 में जाएगा 20 में जाएगा वापस 2 बार 14 बच गए कितने 6 में जाता नहीं है वापस 0 उतारने के लिए स्वतंत्र है। और 7 का जो है 60 में जाएगा 8 बार कितना 56 बच गए कितने बच गए, यहां लिख देता हूं 4 वापस 0 उतारा। 40 में जाएगा 5 बार कितनी बार 35 बच गए कितने 5 यानी कि वापस 0 उतारा कितनी बार जाएगा 7 बार यानी 49 बच गया कितना 1। अब 1 बच गया जब वापस यहां से शुरू हो जाएगा ये सिस्टम सारा। इसका मतलब ये 4 असमान अंक आएंगे और इसके बाद वापस यही रिपीट हो जाएंगे वापस। ठीक है, तो यहां पर ए का मान कितना है 1, बी कितना है 1 मिनट, ए का मान कितना है 1, बी कितना है 4, सी कितना है 2, डी कितना है 8, ई कितना है 5 और जो है एफ कितना है 7। जोड़ दो 5 5 2 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20 और 20 में 7 जोड़ते 27। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि और 5% की कमी हुई है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी है। 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी। अभी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,30,910। पहले वर्ष 6% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछिए कितनी थी। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले देखो जब यहां पर 5 या 10 के अलावा कोई वृद्धि हो जाए मतलब 10 20 25 ये 5 या 10 के फॉर्म में यानी कि 0 या 5 के फॉर्म में अगर कोई वृद्धि हो, जैसे 5% की वृद्धि हो गई, 15 की हो गई, 10 की हो गई, 20 की हो गई, तब तो 100 मान लेते हैं। लेकिन यहां पर 6% की वृद्धि है ना तो इसको 100 की जगह हम मानेंगे कि 2 वर्ष पहले 1000 थी जनसंख्या। कितनी थी 1000। पहले 6% की वृद्धि हुई तो 1000 का 6% होता है 60, तो इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है 1060 हो गई। फिर अगली बार 5% की कमी हो गई, 5% की कमी और 1060 का 5% यानी कि 100 का भाग दो, 1 0 से 1 0, ये 5 से 2 बार और ये 2 से 53 यानी कि 53 की क्या हो गई कमी हो गई तो -53 कर दो और ये हो जाएगा आपका 1007। मतलब ये आपकी है वर्तमान जनसंख्या। लेकिन अपन तो बोल रहे हैं वर्तमान जनसंख्या क्या है 1,30,910। इसका मतलब 1007 जो है वो 1,30,910 के बराबर है। ठीक है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 1,30,910 में भाग दे दो 1007 का और जो है आपको जो है पहले की जनसंख्या देखनी है तो पहले स्टार्टिंग में जनसंख्या थी 1000 तो गुणा कर दो 1000 से। ठीक है, 100 क्यों नहीं माना मैंने बता दिया क्योंकि 6% यानी कि 5 या 10 की फॉर्म में होता है ना। 5 के पहाड़े में अगर वृद्धि होती है 15%, 25, 30, 35 तब तो अपने को 100 मानने से काम बन जाता है, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पॉइंटों में आ जाता है, इसलिए 1000 मान लिया अपन ने। अब देखो कट रहा है उसको काटो। सबसे पहले 13 जो है 1309 1007 का एक बार भाग जाएगा, बचेंगे 202। कितने बचेंगे 302 बचेंगे। कितने बचेंगे 302 और अगली संख्या क्या है 1 उतार ली और इसमें 3 बार जाएगा। देखो 3 से गुणा करो 3000 और 7 को 3 से 21 तो 3 बार जाएगा और फिर 1 0 का 0 आ जाएगा और 130 1000 से गुणा होगा तो 1,30,000 उत्तर आ जाएगा। मतलब पहले जनसंख्या 1,30,000 थी और अब जो है 1,30,910 हो गई। कारण पहले जो है 6% की वृद्धि हुई फिर 5% की कमी हो गई। नहीं समझ में आए तो पीछे जाकर देख सकते हो आप वापस, क्योंकि जो है यूट्यूब पर आप वापस रिपीट
कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा दिख रहा है। पीओ वाई कितना है, 90 डिग्री है। तो और ए और बी का अनुपात है 2:3, तो सी का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये बचा हुआ भी 90 डिग्री होगा, दोनों मिला के। मतलब ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ए और बी का अनुपात दिया अपने को जो है 2:3, तो 2:3 है, इसको एक्स मानो या नहीं मानो, जैसे यूनिट मान सकते हो। तो 2x प्लस 3x बराबर है 90, तो 5x बराबर कितना है 90, तो x बराबर हो जाएगा 90/5 यानी कि 18। x का मान 18 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, a है कितना 2x, तो 36 हो जाएगा, और b है 3x यानी कि 54 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 54 और ये हो गया 36। पूछा है c की मान। अब देखो ये रेखा है और आपको पता है एक ही रेखा के जो है दो और जो कोण बनते हैं, 2 बनो या 3 बनो, चाहे ऐसे 3 भी बन सकते हैं ऐसे, तो इन सब का या 5 भी बन सकते हैं, इन सब का योग होता है 180 डिग्री। मतलब ये दोनों जोड़कर जो है b प्लस सी कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। लेकिन b तो अपने पास पहले से 54 डिग्री और c का मान निकालना है बराबर 180, तो c बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, और 180 में से 54 जाएंगे तो बचेगा 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 450 मीटर है, ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात है 13:12:5। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। देखो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 13 का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज है और कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो ये है 13, और अब एक को 5 मान लो, एक को 12, किसी को भी मान सकते हैं अपन, और ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहां पर अपन x मान सकते हैं क्योंकि अनुपात है, तो क्योंकि आप फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हो तो अपन जो है एकदम परंपरागत तरीके से करेंगे। तो 12 13 5x मान लिया। अब बात आ रही है कि 450 मीटर परिमाप है। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं का योग देखो 13 प्लस 12 कितने हो गए, 25 25 5 30 यानी कि 30x हो गया, और ये है 450 के बराबर। तो x बराबर हो गया 450 में 30 का भाग दो, 1 0 से 1 0, तो x बराबर आ गया 15, x 15 आ गया। अब इस मैदान का क्षेत्रफल पूछा है अपने को। तो क्षेत्रफल जो है क्या होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 12, और x का मान रख दो, तो 12 गुणा 15, 12 गुणा 15 तो कितना हो गया, 12 5 60 हासिल कितना है 12 और 6 18, ये 180 हो गया, और ये हो गया आपका 15 को 3 से करेंगे तो 75, कितना हो गया 75 हो गया। ठीक, अब जो है 1/2 आधार कितना है 75 और ऊंचाई 180, इस 2 से ये कट गया 90 बार, और 75 को 90 से गुणा कर दो। 75 को 90 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 9 को 5 से किया 45 हासिल की 4, 9 को 7 से किया 63, 63 और 4 हो गया 67 यानी कि 6750 मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आए तो बैक जाकर वापस देखें। फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2πRh, और ये अपने को दिया हुआ है 264 है, पहले से दे दिया। ठीक है, त्रिज्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो जो मान दिया है वो लिख दो। पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर और h ज्ञात करना है बराबर 264। अब जो नीचे वो ऊपर चले जाएंगे तो h बराबर क्या होगा 264, 7 ऊपर चला जाएगा और बट्टा में क्या जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 2। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 22 के पाड़े से ये कट रहा है, 22 से कम 22 बच गया 4, 22 से कम 22 बच गया 4, 44 में 22 का 2 बार, 12 से ये कट गया 6 बार और 6 से ये कट गया 3 बार, और h जो है 3 और 7 गुणा होके आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब जो जनरल साइंस है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान में रख लेना रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो ध्यान में रख लेना रासायनिक परिवर्तन में जो रासायनिक संगठन होता है वो चेंज होता है। रासायनिक संगठन जो है वो उसमें क्या होता है
बदलाव होता है, बदलाव होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया ध्यान में रख लेना, रासायनिक परिवर्तन ही है। श्वसन क्रिया जो है रासायनिक परिवर्तीकरण है। फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन क्रिया, किण्वन से जो अपन जो भी भोजन वगैरह बनता है वो भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। लेकिन क्रिस्टलीकरण जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जैसे अपन कह सकते हैं कोई द्रव्य है या फिर कोई गैस है, उसका जो है ठोस में परिवर्तित होना। जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, चीनी पहले जो है द्रव्य टाइप से होती है, गन्ने से या जिससे भी बनती है, द्रव्य टाइप से होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद में उसके क्रिस्टल यानी कि दाने बनते हैं ना, उनको कहते हैं। तो ठोस में बदलना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इसमें रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ भौतिक अवस्था ही चेंज होती है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक आ जाता है आपका आग का जलना या किसी वस्तु का जलना। जलना नाम बात है क्या हो जाएगा, जो है आपका रासायनिक हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का जलना, किसका जलना, मोमबत्ती का जलना। और मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक प्लस रासायनिक दोनों है, भौतिक प्लस रासायनिक। ठीक है, भौतिक प्लस रासायनिक कैसे, मोमबत्ती जल रही है वो तो है आपका रासायनिक, लेकिन जो मोम पिघल कर वापस नीचे जम रहा है, डंडे टाइप से था वो फिर एक जगह इकट्ठा हो गया, तो उसका भौतिक परिवर्तन हुआ है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, रासायनिक है, तो वो हो गया उसका जो है भौतिक परिवर्तन। अगला, यदि किसी कार्यरत पिंड पर बल शून्य है, बल क्या है, शून्य है, तो उसका संवेग होगा। तो देखो, बल अगर शून्य है तो संवेग हमेशा नियत होता है, संवेग नियत होता है। और संवेग P बराबर होता है mv, यानी कि द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है। v मतलब वेग और m मतलब द्रव्यमान, यानी कि संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो यहां पर बल शून्य है, मतलब उस पर कोई बल लग ही नहीं रहा, तो वो नियत चलता ही रहेगा, तो संवेग नियत रहेगा। बल का जो है अगर शून्य है, क्योंकि बल जो है प्रभावित जरूर करता है, लेकिन अगर बल ही शून्य है तो वो नियत रहेगा, चलता रहेगा। फिर निम्न में से नीला थोता कौन सा है, तो नीला थोता जो है वो है आपका कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र होता है आपका रासायनिक फॉर्मूला है CuSO4। एकदम इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखना है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोता। फिर पक्षी और छिपकली का श्वसनांग है, मतलब पक्षी और जो छिपकली है वो श्वसन कहां से लेते हैं, तो पक्षी और जो छिपकली है वो आपके फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। कहां से, फेफड़ों से। क्लोम से कौन लेता है, तो क्लोम से लेता है मछली। क्लोम से कौन लेती है, मछली। अब त्वचा और श्वास रंध्र एक ही चीज है वैसे लगभग। श्वास रंध्र या त्वचा से जो है कॉकरोच लेते हैं। कौन, कॉकरोच, ओगी द कॉकरोच। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। कॉकरोच जो होते हैं वो श्वास रंध्र या त्वचा से श्वसन लेते हैं। क्लोम से मछली लेती है, फेफड़ों से पक्षी, छिपकली और यहां तक कि मनुष्य भी लेता है। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कि निम्न में से लाल रुधिर कणिकाओं का विघटन स्थल है। बात हो रही है विघटन कहां होता है, तो RBC रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं उनका विघटन कहां होता है, तो ये प्लीहा में होता है। कहां पर, प्लीहा में। इनका निर्माण कहां होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहां होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, पित्ताशय में पित्त का संग्रहण होता है, निर्माण नहीं होता है, पित्त का संग्रहण होता है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में तो निर्माण होता है लाल रुधिर कणिकाओं का, और विघटन होता है आपका प्लीहा में। कहां पर होता है, प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 116, आईने अकबरी की रचना किसने की थी। आईने अकबरी अकबर की जीवन शैली पर आधारित है, और इसका जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है ये, तो फारसी भाषा में जो है ये, फारसी भाषा में ये रचना लिखी गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके अकबर के ही दरबारी अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। फिर संविधान में राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे। अभी SST मान लो या EVS मान लो। देखो, संविधान में राजस्थान के जो है 11 सदस्य थे। कितने थे, 11 सदस्य, जिसमें 10 तो मनोनीत थे, एक निर्वाचित, मनोनीत प्लस वह एक निर्वाचित, है ना। अच्छी बात, अभी देखते हैं कौन थे। ठीक है, मनोनीत कहां से होते थे, रियासतों से होते थे। मनोनीत हमेशा रियासतें करती थी, और निर्वाचित कौन करते थे, जो केंद्र शासित प्रदेश या अंग्रेजों के अधीन थे ना, वो केंद्र शासित। ठीक,
सबसे पहले अपन 11 सदस्यों के नाम भी जानेंगे। बलवंत सिंह मेहता जो रियासतों से थे वो हमेशा क्या थे, मनोनीत थे। बलवंत सिंह मेहता जो है आपके उदयपुर से थे। कहां से थे, उदयपुर से। अलग अलग नाम लिखवा दूंगा मैं, देखो पूरे 11 के लिख देते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, सीधा माणिक्यलाल लिख रहा हूं, ये उदयपुर से थे। कहां से थे, उदयपुर से। दूसरा नंबर जो आता है आपका जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ये सारे जो भी मैं रियासत लिख रहा हूं उदयपुर मतलब मनोनीत ही थे। ये है आपके जोधपुर से। कहां से, जोधपुर से। तीसरे जो सदस्य हैं आपके, कोई भी नाम लिख लेते हैं अपन, हीरालाल शास्त्री, क्योंकि 10 के 10 देखने अपने को। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर से मनोनीत थे। इन्होंने जो है स्टार्टिंग में ही पूरी की पूरी राजाओं के सामने पेट जमा ली थी अपनी, ठीक है, आंदोलन वगैरह करना, इसलिए जो है आराम से जो है फिर ये पहले मुख्यमंत्री, पहले जो है कोई राज्यपाल, कोई क्या बन गए थे, कोई मनोनीत, कोई निर्वाचित। बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता भी कहां से थे, उदयपुर से। कहां से थे, उदयपुर से। उदयपुर प्रजा जो मेवाड़ प्रजा मंडल उसके संस्थापक थे, ठीक है। फिर बात आती है दलेल सिंह, दलेल सिंह, ये नाम नया होगा आपके लिए। दलेल सिंह भी उदयपुर से ही थे। कहां से थे, उदयपुर से। कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है। फिर बात आती है जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह, जसवंत सिंह थे कोटा से। ये कोई नरेश नहीं है, सामान्य नेता थे, ठीक है, कोटा। फिर बात आती है रामचंद्र उपाध्याय की, रामचंद्र उपाध्याय। और रामचंद्र उपाध्याय थे जोधपुर से। कहां से थे, ये सारे जो है मनोनीत थे। फिर 8वां जो नंबर आता है वो आता है वीटी कृष्णमाचारी का, कृष्णमाचारी। और वीटी कृष्णमाचारी जो थे आपके, ये जयपुर से थे, ठीक है। 9वां नंबर, 9वां नंबर आता है आपका राज बहादुर का। कहां का, राज बहादुर का, ठीक है। अब राज बहादुर, राज बहादुर कहां से थे, तो राज बहादुर जो आपके शाहपुरा से। कहां से थे, शाहपुरा से, ठीक। तो यहां पर ये हो गए। अब 10वां नाम, 10वां नाम जो आता है वो आता है आपका सरदार सिंह का। कहां, किसका, सरदार सिंह का। यहां अपन एक छोटी सी गलती कर दी, वो है कि जो ये वीटी कृष्णाचारी थे ना, ये जयपुर से जो है ना, इनका नाम हटाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी थे, ना कि सदस्य थे। ये जो है प्रशासनिक अधिकारी थे संविधान सभा में, तो इनको नाम को हटा देते हैं। तो वापस रिवाइज करते हैं। ये 8वें हो गए राज बहादुर, ये 9वें हो गए। फिर 9वें कौन हो गए, सरदार सिंह। और सरदार सिंह जो आपके खेतड़ी से थे, झुंझुनू से। ये ध्यान में रख लेना, अलग से पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी सब रियासतें आपने को नाम सुनी हुई है, खेतड़ी वाला अलग से हो सकता है अपना, ठीक है। फिर जो एक और नाम बचता है आपका, वो बचता है, देखो, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता। तो एक बच गए अपने जो है दलेल सिंह हो गए, जसवंत सिंह हो गए, रामचंद्र उपाध्याय हो गए, सरदार सिंह हो गए। तो गोकुल लाल आसावा, हम 10वें कौन हो गए, गोकुल लाल आसावा, गोकुल लाल आसावा या असावा। और ये थे शाहपुरा से, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है ये, ठीक है। ये 10 तो क्या थे अपने मनोनीत। फिर नाम आता है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये क्या थे आपके, जो है निर्वाचित एकमात्र। और ये निर्वाचित कहां से हुए थे, अजमेर मेरवाड़ा से। कहां से, अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि वो जो है उस समय अंग्रेजों के अधीन था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, जिसको अपन रुडा कहते हैं, का स्थापना वर्ष कब है या स्थापना कब की गई, तो रुडा की स्थापना आपकी नवंबर 1995 में हुई, ठीक है। जनवरी 1955, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी इस दिन, राजस्थान वित्त निगम। और बात करें अप्रैल जो है 1969, इस समय राजस्थान औद्योगिक नाम से एक राज सिको नाम से कुछ हुई थी। और जनवरी 1980 में राज सिको जो भी पहले हुआ था उससे रिको अलग हो गई। रिको की जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1980 में हुई थी। अप्रैल 1955 में राजस्थान वित्त निगम की, और नवंबर 1995 में रुडा की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन, भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है। ईवीएस से क्वेश्चन आ गया, भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है। तो भारत का पहला जीव मंडल निश्चय जो है नीलगिरी, और ये है तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरी बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, मानस कहां पर है, असम में, ठीक है। नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड
खंड में। और बच गया सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? सुंदरवन डेल्टा जो है आपका। ठीक है, तो पहला जीवमंडल जो नीचे है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियां कह सकते हैं या नीलगिरी कह सकते हैं, जो आपका तमिलनाडु में है। फिर है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये चोटी है। तो दक्षिण अमेरिका में जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांकागुआ, ऑप्शन नंबर 1। किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची। ठीक है, ये आपको ध्यान में। कंचनजंगा, कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। वैसे तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है जो ट्रांस हिमालय में आती है, तो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो केटू गॉडविन ऑस्टिन, अपन केटू या गॉडविन ऑस्टिन पढ़ते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय में आती है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत में वो कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, एकांकगुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो एंडीज पर्वत श्रृंखला का भाग है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का दोष नहीं है? मतलब कौन सी कमी नहीं है? ये क्वेश्चन तो कॉमन सेंस पर हो जाता है। शिक्षक अपूर्ण एवं विसंकलन होता है, तो ये तो कमी है इसकी। वे साध्य पद्धति मतलब खर्चा ज्यादा होता है, ये भी इसकी जो है कमी है। संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, ये भी इसकी कमी है। और वास्तविक जीवन से संबंधित, क्या कोई चीज वास्तविक जीवन से संबंधित होती है तो क्या उसका दोष होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो कौन सा दोष नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि के लिए कौन सा कथन असत्य है? बात हो रही है प्रदर्शन विधि की, मॉडल टाइप से होता है ना प्रदर्शन। ये विधि कम समय लेने वाली है, हो सकता है कम समय लेती हो, आगे देखते हैं। अपने को असत्य बताना है। इस विधि में विद्यार्थी देखकर और अवलोकन करके सीखता है, सही बात है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और यह विधि विज्ञान सीखने में उत्कृष्ट प्रेरणा कारक है। तो या तो ऑप्शन 1 उत्तर होगा, यह विधि कम समय लेती है, और ये होगा यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए है। तो यहां पर असत्य ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि प्रदर्शन से जो है देखकर जो है छोटी कक्षाएं अच्छे से सीखती है। तो ये जो है छोटी कक्षाओं के लिए है, छोटी कक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवादी अधिगम की विशेषता नहीं है? निर्मितवादी अधिगम यानी करके सीखते हैं। सबसे पहले ये एक अधिगम की जो है सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल करके सीखेंगे मतलब सक्रिय है। ठीक है, अधिगम मस्तिष्क में होता है, इसमें मतलब अधिगम जो होता है आपका वो मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मौजूदा ज्ञान के आधार पर प्रत्येक अधिगमकर्ता का एक ही मत होता है। तो निर्मितवादी नाम ही निर्मितवादी है, तो इसमें विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, उनका कोई भी एक मत नहीं होता, वो सब अपने अपने दिमाग से अलग अलग सोचते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला विधि से संबंधित कौन सा जो है आपका सिद्धांत नहीं है? स्थूल से सूक्ष्म यानी बहुत बड़े स्तर से छोटी छोटी चीजों की बारीकी की तरफ जाना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित नहीं, पहले कुछ चीजें निश्चित होती है, निश्चित से अनिश्चित जाती है, तो ये गलत हो गया। ज्ञात से अज्ञात, बिल्कुल जो चीजें ज्ञात है वहां से अपन अज्ञात की तरफ जाते हैं प्रयोगशाला विधि में। क्यों? मतलब कोई चीज ज्ञात है इसका मतलब वो निश्चित है, और अज्ञात की तरफ जा रही है यानी कि अनिश्चित की तरफ, इसलिए दूसरा गलत हो गया। फिर करो और सीखो, बिल्कुल प्रयोगशाला में करो और सीखो प्रैक्टिकल टाइप से। फिर आता है आपको नीचे दी गई सूची में शिक्षण अधिगम सामग्री को उनके प्रकारों के साथ में मिलाइए। अभी मिला देते हैं। सबसे पहले नक्शा, नक्शा यानी मैप क्या होता है? प्रक्षेपी कौन सी होती है? प्रक्षेपी जो से प्रोजेक्टेड होती है ना, मतलब जाके किसी जो है दीवार पर प्रोजेक्ट बनता है इस हिसाब से। ठीक है, और अप्रक्षेपी कौन सी होती है? जिसमें जो है कोई भी मतलब जैसे प्रोजेक्टर नाम सुना होगा आपने, दीवार पर जो है मतलब चलता रहते हैं चलचित्र, वो होते हैं प्रक्षेपी। तो यहाँ पर नक्शा तो प्रक्षेपी है नहीं, इसका मतलब वो अप्रक्षेपी है। तो अप्रक्षेपी दोनों हो गए। और नक्शा तो आपको पता है 2D होता है, द्विआयामी होता है, तो पहले से तो चौथा मिल गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले की, OHP। कौन सा? OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसका पूरा नाम क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो नाम से ही पता चला प्रोजेक्टर है, इसका मतलब प्रक्षेपी है। प्रक्षेपी है तो ऑप्शन नंबर 3 से मिलान कर दो। फिर मॉडल, मॉडल नक्शे टाइप से होता है, सामने पड़ा रहता है, तो अप्रक्षेपी है, लेकिन 3D में होता है, त्रिआयामी होता है। तो ये हो गया। तो
तो बच गया कौन, रिपोर्ट। और रिपोर्ट जो है आपकी, रिपोर्ट ये है आपकी दृश्य सामग्री। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित नक्शा है प्रक्षेपी द्विआयामी, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है प्रक्षेपी, मॉडल जो है अप्रक्षेपी त्रिआयामी, और रिपोर्ट है वो आपकी दृश्य। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 126। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन क्या है, मतलब क्या उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन का। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक, सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की व्यवस्था करना, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने को उपयुक्त जो है चुनना है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान में शिक्षा की व्यवस्था करना। तो उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि ये तीनों के तीनों ही इसमें शामिल हो गए आके, कि व्यक्तिगत व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करवाना सामाजिक जो अध्ययन है उसका क्या है, जो है मेन उद्देश्य है। फिर एडलर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे। तो आपको पता ही है जो आपके एडलर डेल का जो शंकु है आपका, उसमें सबसे उच्चतम कौन सा होता है। इस शंकु में जो सबसे नीचे होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। नीचे होता है वास्तविक, ये बहुत बार मैं करवा चुका, डायरेक्ट बता देता हूं, प्रत्यक्ष अनुभव। और ऊपर क्या होता है फिर लास्ट में, ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर होता है मौखिक संकेतन, मौखिक संकेतन। ठीक है, यहां पूछा है कि अनुभव शंकु के अनुसार किशोर विद्यार्थी सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किस प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे। मतलब जब वह बाहर, सामाजिक सर्वेक्षण का मतलब क्या हो गया, कोई टूर वगैरह होता है ना अपना, सामाजिक सर्वेक्षण मतलब बाहर जाकर ऑब्जर्वेशन करना, तो उसमें तो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव ही होगा उनको। ऑप्शन नंबर 1 होगा उनको, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। फिर एक शिक्षण व्यू रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है, कहलाती है। मतलब ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने के लिए, तो इसको कहते हैं संकल्पना मानचित्रण। और संकल्पना मानचित्रण जो इसकी अवधारणा दी थी आपकी जोसेफ नोवाक ने, जोसेफ नोवाक ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, किसी देश के आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने के लिए, किसको, आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त है। तो आर्थिक विकास को प्रदर्शित करने के लिए जो है लाइन ग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना। प्रवाह चार्ट नहीं होगा, मानचित्र नहीं होगा, चित्र नहीं होगा, प्रवाह चार्ट, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे लेकिन ध्यान में रख लेना आर्थिक विकास के प्रदर्शन के लिए लाइन ग्राफ महत्वपूर्ण है। और आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगली क्लास में हम आगे देखेंगे। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया जाता है, न कि कक्षा के स्तर को। बिल्कुल सही बात है, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें विद्यार्थी का स्तर देखा जाता है, क्लास का नहीं। उपचारात्मक शिक्षण एक दिशीय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, ये बहुदिशीय है। क्यों, क्योंकि हर विद्यार्थी का अलग सिस्टम होता है, इसलिए बहुदिशीय। तो ये गलत हो गया, तो ए सही और आर गलत है। तो ए सही लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब हम जो है देखेंगे, क्या देखेंगे, अब देखेंगे अपन जो बचे हुए सब्जेक्ट अपने इंग्लिश, हिंदी और उनकी शिक्षण विधियां, जो अगली क्लास में मिलेगी। तब तक चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।